अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब आपका मेज़बान अहमद नजीब हाजिर है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल जब टीम का अनाउंसमेंट हुआ तो बहुत से लोग जो है वो T20 के प्लेयर को लेके हारिस और बाबर का कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, आप सब दोस्तों की तवज्जो भी चाहूँगा। ये कंपैरिजन बिल्कुल एप्पल टू ऑरेंज कंपैरिजन है। आइए ज़रा थोड़ा लॉजिकली इसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक बात हमें समझने की ज़रूरत है, अगर किसी प्लेयर का स्ट्राइक रेट ज़्यादा है और किसी का स्ट्राइक रेट कम है, उसकी एवरेज ज़्यादा है, ये मतलब नहीं है कि एक प्लेयर इस बात पे उससे अच्छा हो गया या दूसरा बुरा हो गया। उसमें होता सिर्फ ये है कि आप की टीम की प्लानिंग क्या है और उस टीम की प्लानिंग के हिसाब से आपको किस तरह का प्लेयर चाहिए। आपको ज्यादा स्ट्राइक रेट वाला प्लेयर चाहिए या आपको ज्यादा एवरेज वाला प्लेयर चाहिए। ये एक यूनिवर्सल बात है कि जब जितना स्ट्राइक रेट आपका ऊपर जाएगा उतनी आपकी एवरेज नीचे जाएगी, जितनी आपकी एवरेज ऊपर होगी यूजुअली उतनी आपका स्ट्राइक रेट जो है वो नीचे होगा। कुछ एक्सेप्शनल केसेस को हम एक दो दुनिया में होंगे उनको छोड़ देते हैं, वरना नॉर्मली ऐसा ही T20 क्रिकेट में होता है। अच्छा, मैं देख रहा था कि जब हारिस नहीं सिलेक्ट हुए तो कुछ दोस्तों का ये भी ख्याल था, इस बात पे बहस कर रहे थे कि यार हारिस की एवरेज क्या है। हारिस का जो देखे ना, ये इंटरनेशनल में खेला है, कहीं 9 7 8 की एवरेज है वनडे में, और T20 में जो है उसकी खैर गालिबन 14 की एवरेज है। देखिए, एक चीज आपको, दुनिया का जो क्रिकेट है, हाई स्ट्राइक रेट मतलब हाई रिस्क प्लेयर्स, उतना ज्यादा वो रिस्क लेते हैं। तो हाई रिस्क के साथ एक चीज आपको समझनी है कि आपको उतना हौसला भी चाहिए। एज अ नेशन हम ये तो चाहते हैं कि यार हमारे पास भी उतने हाई स्ट्राइक रेट के प्लेयर हो, जैसे सूर्या कुमार यादव खेलते हैं या और दुनिया के कुछ बैट्समैन खेलते हैं, फिल सॉल्ट खेलते हैं, लेकिन उसके साथ हाई आपको उतना हौसला भी चाहिए, क्योंकि जितने ये प्लेयर्स होते हैं इनको करियर के शुरू में मसला होता है एग्जीक्यूशन करने में, क्योंकि आप ज्यादा रिस्क लेते हो तो आपकी विकेट गिरने का चांस भी ज्यादा होता है। और इस वजह से जो है वो आपको, अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि स्ट्राइक रेट हारिस वाला हो और एवरेज बाबर या रिजवान वाली हो, तो ऐसा मुमकिन नहीं होने वाला है। तो आप ज्यादातर हाई स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर देखोगे जिनका स्ट्राइक रेट 150 से उससे ऊपर है, तो उनकी एवरेज कहीं 20s में होती है, कुछ की बहुत हद हो गया तो 30 में पहुंच जाएगी, ज्यादातर 20s में आपको एवरेज नजर आएगी। और फिर 20 तक भी पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है प्लेयर को सेटल डाउन होने में। बेसिकली होता क्या है कि आप कई दोस्त बाबर के साथ कंपेयर कर रहे थे कि देखिए ना जी, बाबर ने PSL 8 में परफॉर्म किया, तो आपको बाबर से कंपैरिजन नहीं करना हारिस का। देखिए, ये दोनों बहुत ही मुख्तलिफ तरह के प्लेयर हैं। बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर है जो किताबी क्रिकेट खेलता है, टेक्निकली सबसे सॉलिड प्लेयर है, उसका स्ट्राइक रेट अपनी, वो किताबी क्रिकेट खेलता है, बॉल को मेरिट पे खेलता है, उसका डिसेंट स्ट्राइक रेट है। इस तरह के प्लेयर आपको बड़ी स्टेबिलिटी ला के देते हैं। रिजवान भी उसी कैटेगरी में आता है। रिजवान को थोड़ा सा ये एडवांटेज है कि रिजवान के पास थोड़े बड़े शॉट ज्यादा है, बाबर के पास ग्राउंड शॉट ज्यादा है। तो होता क्या है कि जिस वक्त बाबर का ओपनिंग के ऊपर आए थे पाकिस्तान के लिए और बाद में फिर रिजवान ने ज्वाइन किया, उस वक्त पाकिस्तान की ओपनिंग बहुत स्ट्रगल किया करती थी और उस वक्त पाकिस्तान को एक स्टेबल ओपनिंग का जोड़ा चाहिए था। इस पेयर ने पाकिस्तान को बहुत अच्छी सर्विसेज दी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अगर आप दुनिया की क्रिकेट को देखेंगे ना, तो जो भी टॉप की T20 नेशंस हैं वो टॉप ऑर्डर में बहुत हाई स्ट्राइक रेट वाले फ्लैम्बेंट प्लेयर लेकर आती हैं, जो कि आपको आड़े टेढ़े पहली गेंद पे छक्का मार देंगे, पहली गेंद पे हो सकता है स्कूप मार दें। तो ऐसे, ये बाबर रिजवान का ये मिजाज नहीं है। तो जो कि दुनिया उस तरफ जा रही है, इस वजह से अब पाकिस्तान में भी ये डिमांड लोग कर रहे हैं जो मॉडर्न डे क्रिकेट को अंडरस्टैंड करते हैं कि यार हमें भी इस तरह के प्लेयर चाहिए टॉप ऑर्डर में। इसका मतलब ये नहीं है कि बाबर या रिजवान बुरे हैं, अब जो कि स्ट्रेटेजी डिफरेंट हो रही है तो उसमें उस तरह के प्लेयर ज्यादा फिट इन होते हैं। इवन मिडिल ऑर्डर में भी आप देख रहे हैं कि बहुत हाई स्ट्राइक रेट के प्लेयर अब डाले जा रहे हैं पाकिस्तान की टीम के अंदर। सो कोई बुरा नहीं, कोई वो नहीं है, ठीक हो गया। तो इस वजह से एक स्ट्रेटेजिकल चेंज, और पूरी दुनिया चूंकि यही कर रही है और आई थिंक दिस इज राइट वे टू गो फॉरवर्ड। और दूसरी, एवरेज को इसलिए आप गलत जज करते हो कि वनडे में जब हारिस को लेकर आए थे तो आपको याद होगा वो अर्ली हो गया था, अभी वो इतना तैयार प्लेयर नहीं था। रमीज राजा साहब की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर उसको वनडे में भी मिडिल ऑर्डर में खिला दिया था, उस वक्त वो सिर्फ ओपन ही ज्यादातर करता था। तो एक तो वो गलती, और दूसरी बात ये कि आप कंसिस्टेंट जब तक चांसेस नहीं दोगे ना, उसका एंट्री पॉइंट देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रिकेट में। वो किस नंबर पर आया, उस वक्त कितनी गेंदें बाकी थी। अगर एक प्लेयर आप उसको डेथ ओवर्स में आप भेज रहे हो और उसके पास 6 ओवर या 7 ओवर और आप ये समझते हो कि वो 40 या 35 की एवरेज रखेगा, ऐसा नहीं होगा। तो इस इतने ओवर्स में वो 20 के करीब ही इसी बीच में कहीं उसकी एवरेज रहेगी। तो ये एंट्री पॉइंट का कंसेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्रिकेट में, अगर आप किसी से प्लेयर को सही सब पर रखना चाहते हो। फिर कितने दिन मैचेस बाद दे रहे हो, हारिस को आपको कब याद पड़ता है लास्ट टाइम कितने मैचेस मिले होंगे एक साथ, नहीं मिलते। तो कंसिस्टेंसी भी बहुत जरूरी है। और फिर जो हाई रिस्क प्लेयर होते हैं उनको बैक करना पड़ता है, शुरू में आप बैक करते हैं और फिर वो आपको डिलीवर करते हैं। अच्छा, उसके साथ जो हारिस की आप वर्ल्ड कप में इनिंग्स देखें ना, पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत कमजोर है। इसमें हमेशा प्लेयर को आप उसकी बैटिंग की एबिलिटी से जज करते हैं। तो आप स्ट्राइक रेट भी देखेंगे और प्लेयर एबिलिटी भी देखेंगे, तो इस हिसाब से 2 पाकिस्तान के ऐसे प्लेयर हैं जो सबसे बड़े इंपैक्ट प्लेयर है इस वक्त पाकिस्तान में T20 क्रिकेट के।
एक मोहम्मद हारिस, दूसरा आजम खान, बात खत्म हो जाती है। आप किसी तरह से भी उनको जज कर लें, उनकी शॉट सिलेक्शन देख लें, उनकी शॉट की रेंज देख लें, उनकी पावर देख लें, ठीक है, उनकी स्ट्रोक मेकिंग देख लें, और स्पिनर या फास्ट बॉलर पे गेम देख लें, स्ट्राइक रेट उठा के देख लें, हर चीज का देख लें, तो वो आपको सबसे टॉप पे यही नजर आएंगे। अच्छा, फिर एक दोस्त मैंने देखा, वो कह रहे थे कि यार हारिस का स्ट्राइक रेट तो कम है इंटरनेशनल लेवल पे। भाई आपने 3 मैच उसको एक तरफ खिलाए हैं, 3 मैच एक बार खिलाए हैं, 2 मैच एक बार खिलाए हैं, एक 10 T20 या 11 T20 खेले हुए प्लेयर का स्ट्राइक रेट आप कैसे निकाल सकते हैं? कम से कम आप उसको वो 20-30 10 T20 एक साल में खिलाएं एक ही नंबर के ऊपर, फिर आप देखिए उसका स्ट्राइक रेट कैसे ऊपर जाता है। तो उसका स्ट्राइक रेट जज अभी करना है तो आप T20 ओवरऑल जो लीग्स में खेलता है या पाकिस्तान में खेलता है उससे जज करेंगे, तो वो पाकिस्तान में हाईएस्ट है मोहम्मद हारिस का। और मेरा ख्याल है कि किसी को डाउट ही नहीं है कि हारिस इज द बेस्ट इंपैक्ट प्लेयर जिस तरह की वो क्रिकेट खेलता है। और जिस तरह उसने वर्ल्ड कप में खेला था, वो कोई मजाक नहीं है। नोकिया को, रबाडा को छक्के मारना, पहले स्कूप मार देना नोकिया को। खैर, बरल मूविंग फॉरवर्ड, अगला टॉपिक जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ वो बाबर आजम की रैंकिंग है। देखिए, हमने बहुत सेलिब्रेट किया था जब बाबर आजम पहली बार नंबर 1 बने थे। वो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि हमारे पास कंसिस्टेंट बैट्समैन नहीं हुआ करते थे। लेकिन माशाल्लाह बाबर ने बहुत आउटस्टैंडिंग वनडे क्रिकेट खेली, 2-3 साल के करीब वो नंबर 1 रैंक पर रहा, बहुत ही जबरदस्त रहा। लेकिन बात यह कि यार अब हमें ग्रो करके मूव ऑन हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो उसने रैंकिंग जो है वो उसने अच्छा खेल के वापस हासिल नहीं किया अपना नंबर 1 रैंक ना। वो तो शुभमन गिल जो है वो आया नंबर 1 रैंक पे, उसके बाद उसकी सीरीज अच्छी नहीं गई तो उसके पॉइंट्स घट गए, तो बाबर फिर से नंबर 1 पर आ गया। पूरे साल में बाबर स्ट्रगल कर रहे हैं क्रॉस द फॉर्मेट, उससे रन्स ठीक से नहीं हो रहे हैं। वनडे क्रिकेट में भी स्ट्रगल किया, अभी वर्ल्ड कप में आप देख लें, ये कुछ पीसीबी ने सर शेयर किया, ये कुछ सेलिब्रेट करने का वक्त नहीं है। जो जेन्युइन क्रिकेट फॉलोअर्स हैं या जो बाबर के जेन्युइन वेल विशर्स हैं, तो वो यही चाहेंगे कि यार बाबर बड़ा परफॉर्म करे। ये रैंकिंग तो बड़ी फेक सी चीज है। अब मतलब साल लेने के बाबर को छोड़ दे, कोई दुनिया का दूसरा प्लेयर आता है और वो छोटी टीमों के खिलाफ खेल के साल में 1.5 साल में वो नंबर 1 रैंक पर आ जाता है। क्या वो दुनिया का नंबर 1 प्लेयर हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए रैंकिंग वाली बहस से निकल जाए, क्रिकेट अच्छी खेलें, बेहतरीन क्रिकेट खेलें, आप कैलिबर में नंबर 1 होने चाहिए। रैंकिंग हो सकता है कि नंबर 1 रैंक पे नंबर 1 प्लेयर एक्चुअल हो सकता है ना हो, और इस रैंकिंग वाले मुसीबत से बाहर निकले कि शाहीन नंबर 1 पे हो गया, बाबर नंबर 1 पे हो गया, रिजवान इस फॉर्मेट में नंबर 1 पे आ गया, ऑलराउंडर में कोई और नंबर 1 पे पाकिस्तानी आ गया। इंडिविजुअली ये टीम स्पोर्ट्स है, ये टीम स्पोर्ट है और इसमें आप एज अ टीम ग्रो करते हैं। आपने कभी देखा ऑस्ट्रेलिया ने, जो कि बेस्ट एवर क्रिकेट नेशन है क्रिकेट की तारीख की, उसने कहा कि जी हमारा पैट कमिंस नंबर 1 हो गया, उसको सेलिब्रेशन कर रहे हो, या हमारा स्टार्क नंबर 1 हो गया है, या ये वाला प्लेयर नंबर 1 हो गया। वो एज अ टीम सेलिब्रेट करते हैं, वो एज अ टीम अपनी सक्सेस को, जो सक्सेस है उसको एंजॉय करते हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें आम फैंस को एजुकेट पीसीबी कर सकता है, या बड़े इन्फ्लुएंसर्स कर सकते हैं जिनको गेम या मॉडर्न डे स्पोर्ट पे ऊपर या एक्चुअल चीजों पे ग्रिप है, तो उनका ये काम बनता है कि आहिस्ता लोगों को एजुकेट करें। इस चीज पे बहुत लोग लैग करते हैं, बेचारे फैन बेसिस को समझ नहीं है। वो तो अपने प्लेयर की सेलिब्रेशन, रोज उनको कोई ना कोई कंटेंट चाहिए होता है, लेकिन आप कंटेंट जरूर अपने प्लेयर का प्रमोट करो, लेकिन किसी और पैराए में, कोई और तरीके से। और मेरे लिए मेरा ख्याल है कि इस वक्त एंजॉय करने से ज्यादा हमें तो फिक्र होनी चाहिए कि बाबर हमारा नंबर 1 बैट्समैन है और वो कैसे रन्स करेगा ऑस्ट्रेलिया में, वो कैसे वनडे में वापस रन्स करेगा, वो अपनी फॉर्म कैसे बहाल करेगा। इस चीज के ऊपर डिबेट होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, रेदर देन कि हम रैंकिंग्स को सेलिब्रेट करें। अगर बाबर कोई आउटस्टैंडिंग वापस रन्स करके वापस रैंकिंग लेता ना, फिर तो मजा भी आता बात करने का। तो अभी वो मौका नहीं है मेरा ख्याल है। तो थोड़ा सा हमें, मेरा ख्याल है एज अ सोशल मीडिया भी और पीसीबी को भी थोड़ा सा मूव ऑन करना चाहिए और टीम परफॉर्मेंस को ज्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए और उस पर थोड़ा फोकस करना चाहिए कि किस तरह से हम अक्रॉस द फॉर्मेट काफी बुरा कर रहे हैं। तो आज यही टॉपिक था डिस्कस करने को। कैसी लगी वीडियो, अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। पॉजिटिव नेगेटिव क्रिटिसिज्म दोनों को वेलकम है, लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट है तमाम सोशल मीडिया से, किसी को बुरा भला ना कहा करें। 2 या 3 चीजें मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया में बहुत बुरी हो रही है अपना, किसी को भी क्लाउन कह देते हैं, पेड जर्नलिस्ट कह देते हैं, बुरी जुबान गाली वाला दे देते हैं, इस तरह से कह देते हैं। तो देखिए ये बहुत बुरी बात है। मैं कई लोगों को कहता हूं आप मुझे पेड जर्नलिस्ट कह देते हो, आपने कभी देखा है मुझे किसी से कुछ चीज लेते हुए? या जब आपको मुझे पता ही नहीं, आप मुझे जानते ही नहीं हो, तो फिर आप किसी पे कैसे इल्जाम लगा सकते हो? तो क्यों गुनाह बेलज्जत अपने नाम करते हैं दोस्तों? तो खैर ये इस तरह की चीजों से आपको नहीं अग्री करना, कोई बात नहीं, हम कहते हो यार नहीं मेरी राय दूसरी है, ओके फेयर इनफ, आप आओ अपनी राय दो। लेकिन इस तरह की बात करने से ना जो सोशल मीडिया पे माहौल है और वो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता। आई होप आप लोग इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करें।